हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल एडुनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से और अभी क्लास 7 का चल रहा है, क्लास 6 का कंप्लीट हो चुका है। हम लोग ये सीटेट पेपर 2 के लिए, जो कि 6 to 8 आता का 8 क्लास के लिए, उसके लिए पढ़ रहे हैं। और जो भी आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी ये यूजफुल। और जो आप बिहार एग्जाम लेगी टीचर बहाली के लिए 7th फेज का, जो कि बीपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसके लिए भी यूजफुल है। तो इस चैप्टर में इस क्लास 7th क्लास का पहला ही चैप्टर चल रहा है, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। और पूरे क्लास 6 का सारा वीडियो चैप्टर वाइज पॉइंट टू पॉइंट मेरे चैनल पे है। आप लोग वहां से क्लास 6 का नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा गाइस। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो इसके लिए आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो देखते हैं आज की क्लास में मेन पॉइंट्स क्या है। हम लोग मृत जीवी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत सारा पॉइंट हो गया था और कुछ कुछ चीज बचा हुआ था। सवाल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जबकि कवक में नहीं होता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, कवक में नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान जिसको हम लोग आवास भी कहते हैं, इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। इंग्लिश में आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल फोटोसिंथेसिस द्वारा सिंथेसाइज्ड मतलब संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। फिर है कि मृदा को भी पोषक तत्व की जरूरत है। हम लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे मक्का लगाते हैं, धान गेहूं लगाते हैं, तो मक्का को सबसे ज्यादा कंपोस्ट की जरूरत होती है, फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो उससे क्या होता है ना, मृदा का जो उर्वरा शक्ति है कम होते जाता है। तो उस चीज को उसके लिए हम लोगों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। मतलब एक खेत में जो है रोटेट करके फसल लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि मतलब जो फर्टिलाइजर देते हैं उसका असर कम होगा। क्योंकि सारे जो ये क्रॉप होता है उसमें एक जैसे नहीं चाहिए फर्टिलाइजर। जैसे धान है या गेहूं है, तो इस सब में मक्का के बनिस्बत कम फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। तो फसल चक्र में जब हम लोग रोटेट करके फसल खेतों में लगाएंगे, तो उस खेत का उर्वरा शक्ति भी बना रहेगा और हमें फसल भी मिलेगा। तो हम लोग को जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, बट अभी वो सारे एरिया में नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पे उसे किया जा रहा है। तो मृदा को भी जरूरत है पोषण की। तो मृदा में पोषक
अभी जैसे बारिश नहीं हुआ, आप लोग को पता होगा जो अभी आम का सीजन है, आम मतलब बारिश नहीं होने की वजह से जितना भी टिकोला था, जिसको हम लोग टिकोला बोलते हैं, वो लगभग गिर गया। और एक बारिश हुई, एक ही दिन बारिश है, उससे जो भी बचा हुआ पेड़ में अब गिरना कम हो गया। तो बारिश हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप नीचे इरिगेट कीजिए जमीन को, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक हमारा नेचुरल रेनिंग नहीं हो जाए। तो मृदा के लिए जो पोषक है इसमें है उर्वरक एवं खाद, फर्टिलाइजर जो बोलते हैं। खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। वायु में नाइट्रोजन गैस सफिशिएंट होता, मतलब प्रोफाउंड होता, प्रचुर मात्रा में पाया जाता, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब विलय पदार्थों में चेंज कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये दलहनी पौधे जैसे चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। अभी जैसे खेतों में है, दलहनी फसल लगा दिया गया है,
फिर जब तक बारिश आएगी वो तैयार हो जाएगा। और किसान क्या करते हैं ना, अब उसमें बारिश में धान की खेती होती है तो दलहनी फसल का तोड़ने के बाद, उससे दाना निकालने के बाद उस पौधा को खेत में ही अधिकतर छोड़ देते हैं। जब बारिश होती है तो वो उसमें गलता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है खेतों में, जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। राइजोबियम एवं फलीदार पौधों में सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है। तो ये चैप्टर आज खत्म हो गया गाइज। तो आप लोग देख लीजिए, दाल जो है मनुष्य के लिए भी जरूरी है और मतलब वो उसका जो डंठल है, उसका जो पौधा है, खेतों के लिए भी जरूरी है। इससे क्या होता है, खेतों को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो आज की क्लास में इतना ही है गाइज। मैं आप लोग को बोली थी कि क्लास के लास्ट में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगी। तो आज हम लोग जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत का स्थान कितना है। टोटल 180 कंट्रीज है, तो भारत का स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए, आप लोग इस चैनल से कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।